जी चैप्टर नंबर 3 ये हम स्टार्ट कर रहे थे, इंटीग्रेशन। तो सिंपल अगर पूछा जाए इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेशन, मतलब डेरिवेटिव का जो उलट प्रोसेस है, इंटीग्रेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पे है जी? एरिया अंडर द कर्व आप जब फाइंड करते हैं ना, वहां पे इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। और पीपीएससी के हवाले से इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको ये 3.2.1 जो ये टॉपिक है, इसमें एटलीस्ट फार्मूले आने चाहिए। एक्स की पावर एन, ये क्या होता है? एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। और साइन एक्स का कॉज एक्स का, ये साइन एक्स का माइनस कॉज एक्स और कॉज एक्स का साइन एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स का tan एक्स। और ये बाकी सारे ये 14 बेसिक फार्मूलाज हैं जो यहाँ पे क्लियरली लिखे हुए हैं। आपके पास हार्ड फॉर्म में बुक होनी चाहिए, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और इनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। जाहिर है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस तो हम यहाँ पे सॉल्व करने नहीं सीखेंगे, हम पीपीएससी को क्लियर करना चाह रहे हैं, जिसमें ये इस तरह के कोई अगर आया भी तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है जो कि उधर बैठे बैठे सॉल्व हो जाए। आपको आ सकता है इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। 1 से 3 तक अगर लिमिट भी लगा दें, डेफिनेट इंटीग्रल अगर आ जाए, तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स भी होंगे जो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि अगर आया तो वैसा क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में, ठीक है। हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन के लिए आपसे पूछ सकता है कि अगर फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा हो, कोई भी एक्सप्रेशन इस चीज को इन्वॉल्व कर रही हो, तो आप एक्स को क्या लेट करेंगे? ए साइन थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा हो तो फिर ए सीकेंड थीटा आप लेट करेंगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर इन्वॉल्व हो रहा हो तो आप ए tan थीटा इसको लेट करेंगे, ठीक है। ये आपको एक्सप्रेशंस जो नजर आ रही है ना, पहले 6 पॉइंट्स, ये आपने याद रखने हैं कि इनकी सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, ये लिखी हुई है इधर, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो बेसिक फार्मूला है वो आपको आना चाहिए। ये इधर क्लियरली ये छोटा सा फार्मूला लिखा हुआ है, मैं आपको इधर भी लिख देता हूँ। इंटीग्रल यू वी डी एक्स, तो ये होता है यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल यू डेरिवेटिव इंटीग्रल वी डी एक्स और फिर डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे ई रेज़ टू पावर एक्स एंड साइन एक्स, तो ये दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। ऑप्शन ए मैं आपसे पूछता हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी मैं आपको कह देता हूँ जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ऑप्शन 3 सी मैं आपको कह देता हूँ बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इनमें से बताएं आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, दो फंक्शन इंटीग्रेशन है। बाय पार्ट्स। हाँ जी, तो ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो आपने टेक्निक सेलेक्ट करनी है ना, आपने क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है। जी जी। तो बस ये जो मैं स्किप कर रहा हूँ ना, आप स्किप कर सकते हैं टेंशन फ्री होके, कोई मसला नहीं। जी ठीक हो। ये बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं डेफिनेट इंटीग्रल में ना, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये कुछ ये फंडामेंटल थ्योरम,
ये 3.6.2 टॉपिक, इसको एक बार आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। असल में मैं जो ढूंढना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे होगा, ये देखें जी, ये एग्जाम्पल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज आपको पेपर में आ सकता है। देखें, -1 से 2 f(x) df, -2 से 1 तक, ये थोड़ा और जूम कर ले तो अब आपको नजर आ रहा है। तो -2 से 1 तक f(x) df(x) 5 के इक्वल है, ठीक है। फिर 1 से 3 f(x) df(x) 3 के इक्वल है। एक फंक्शन हो गया f(x). अब जो दूसरा फंक्शन है g(x), वो -2 से 1 g(x) df(x) 4 के इक्वल है। तो आप बताएं कि 1 से -3 से 3 f(x) df(x) क्या होगा, ठीक है। या फिर इस तरह से -2 से, ये मेरा ख्याल है -2 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी। -2 से 1 2 f(x) + 3 g(x), ये क्या होगा, ठीक है। या फिर ये इस तरह से ये वैल्यूज क्या होंगी, तो आपने इन वैल्यूज को यूज करके ये फाइंड करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको ये एक पार्ट यहाँ पे अगर लिख लें, -2 से 3 f(x) df(x), तो -2 से 3 f(x) df(x). अब आप देखेंगे -2 से 3 तक f(x) df(x) टोटल डिफाइन इस तरह से है कि 1 पे ये लिमिट ब्रेक हो रही है। तो हम इसको इस तरह से, फंडामेंटल थ्योरम की एक प्रॉपर्टी है कि a से b तक हो तो उसमें से कोई पॉइंट हम यूज कर सकते हैं, जैसे -2 से 1 तक, और इसको आगे 1 से कंटिन्यू कर सकते हैं 1 से 3 तक। अब इसकी वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, यहाँ पे गिवन है, जो कि 5 के इक्वल है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 प्लस इसकी वैल्यू हमें पता है जो कि 3 के इक्वल है, तो हम जस्ट यहाँ पे 3 लिख के तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 8, ठीक हो गया। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस टेक्निक से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मैंने पहला पॉइंट सॉल्व किया, ये 8 आ गया। इसी तरह आप दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट अगर सॉल्व करना चाहें तो ये जरूर प्रैक्टिस करें एग्जाम्पल 9 की, ठीक है। और बिल्कुल सर जी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जी, वो मैं आपको बता दूं, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला एक क्वेश्चन है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये यहाँ पे है। एग्जाम्पल 4 को ट्राई करें, ठीक है। एग्जाम्पल 4 ये जरूर ट्राई करें, और एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल सर, इसी पे वो लिमिट ब्रेक करते हैं हम लोग। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ। जैसे ये है जी जी जी। क्वेश्चन 22, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 22 एब्सोल्यूट वैल्यू वाला क्वेश्चन है, तो इसकी जो लिमिट्स है वो जी क्या है जी, -1 से 5 तक, -1 से 5 तक x - 3 मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू और d(x). तो सबसे पहले आप एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन देख लें। किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो इक्वल होती है उसी नंबर के, अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, और नेगेटिव उसी नंबर के नेगेटिव नंबर पे अगर वो लेस देन 0 हो। जी आवाज आ रही है, इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी। मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है, जी बताएं। ठीक है, तो मैं जिक्र कर रहा था एब्सोल्यूट वैल्यू का। ये डेफिनेशन तकरीबन 10 से 15 बार मैंने अपने लेक्चर्स में रिपीट कर दी हुई है। तो ये इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम x - 3 मॉड को देखें, तो x - 3 मॉड होता है जी
x माइनस 3 के इक्वल अगर x माइनस 3 जो है ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 और ये होगा माइनस ऑफ x माइनस 3 के इक्वल अगर x माइनस 3 लेस देन 0। तो इसको सिंपल क्रैक करने का ये तरीका है कि आपने इस x माइनस 3 को 0 के इक्वल लिखना है और x जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। अब क्योंकि x जो है वो 3 के इक्वल मतलब आपने x फाइंड करना होता है 0 के इक्वल लिख के ना, तो 3 के इक्वल आने का मतलब है कि आपने लिमिट्स को 3 पे ब्रेक करना है। ठीक है, मतलब x जो भी आएगा आपने लिमिट्स को उसी पॉइंट पे ब्रेक करना है। जैसे -1 है ना, -1 और 5 के दरमियान 3 आ रहा होगा, आपने यहाँ पे 3 लिख देना है और इस जगह को भी छोड़ दें और फिर 3 से ऑनवर्ड 5 तक इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब 3 -1 से 3 का मतलब है कि x इज लेस देन 3। -1 से 3 का यही मतलब है और 3 से 5 का मतलब है x इज ग्रेटर देन 3। अब x इज लेस देन 3 का मतलब है कि नेगेटिव साइड ऑफ फंक्शन और x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब है पॉजिटिव साइड ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे हम इसकी नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू अगर यूज करें तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3 और x ग्रेटर देन 3 जो कि लिमिट से हमें पता चल रहा है क्योंकि ये x की वैल्यूज होती है ना, x इज इक्वल -1 एंड x इज इक्वल टू 3। मतलब -1 से 3 तक जो भी x की वैल्यूज है वो नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू का जो नेगेटिव पार्ट है वो यूज कर रहा है और 3 से ऑनवर्ड जो है वो x इज ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू का ये पॉजिटिव पार्ट यूज करेंगे x माइनस 3। ये इसकी ट्रिक है एब्सोल्यूट वैल्यू को क्रैक करने की। अब आपने सिंपल इसको सॉल्व कर लेना, तो माइनस ये एज इट इज आ जाएगा। x की इंटीग्रेशन होती है जी x²/2 और -3 के साथ x आ जाएगा और लिमिट्स आ गई -1 से 3 तक प्लस और इसी तरह से x²/2 -3x और ये लिमिट्स आ जाएंगी 3 से 5 तक। फर्क यहाँ पे आएगा कि ये जो माइनस आपने यूज किया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि 3 अगर इधर चला जाए तो x लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 के लिए आप क्या यूज करेंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ग्रेटर देन 3 वाले के लिए आप ये वाला पार्ट यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसको सर, आप आज जब नेटवर्क सॉल्व बहुत करेंगे तो इशू आ रहा आपके है पास मौसम। आंसर आ जाएगा। जी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। मैं सर ये कह रहा था कि आज ना नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है, बार बार ना वो मीटिंग क्लोज हो जाती है फिर लॉग इन करनी पड़ती है, वो नेटवर्क का सर इशू है मौसम की वजह से। हाँ जी कोई बात नहीं। अब मौसम ने तंग करना है लेकिन अगर आपकी तैयारी रह जाएगी ना फिर मसला होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला क्वेश्चन आपने इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जी आपने मुझे बताना है। इसको आप ले जाएं जी 10 से 20 तक x माइनस 2 मार डी ऑफ x। चले इसकी लिमिट्स बताएं, ब्रेक हो सकती हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि लिमिट्स ब्रेक हो सकती हैं यस और नो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप कहते हैं तो वो कौन से पॉइंट्स पे ब्रेक होंगी। चलें बिल्कुल सर सब लोग ब्रेक हो बताएं, सकती हैं लिमिट्स ब्रेक हो क्योंकि सकती हैं क्यों, या क्योंकि नहीं। ये हमारे पास सर एब्सोल्यूट फंक्शन है। जी जी एब्सोल्यूट फंक्शन है। और बात ये है कि अब सर इसकी जो लिमिट है वो देखी जाए तो हम 2 ऐसा पॉइंट है तो वो इसके बीच में तो आ ही नहीं रहा था 10 और 20 में। इसका ये मतलब है कि x माइनस 2 मार्ड इस केस में x माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा प्लस x माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। जी जी इसमें लिमिट्स ब्रेक नहीं होंगी जी जी हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल 10 से क्योंकि ना 20 में तो 2 आ ही नहीं रहा। हाँ बिल्कुल सर।
अगर अगर मैं आ ही इसको इस नहीं रहा, तरह से कर बिल्कुल दूं, ऐसी बात अगर है, मैं इसको बिल्कुल। इस तरह से कर दूं कि देखें, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं कि x बाय 5 या 6 कर दूं, x बाय 6 माइनस 2 माड, मतलब के x बाय 6 माइनस 2 माड। अब बताएं, चले सोचें। सर अब ब्रेक ब्रेक होगा क्योंकि हमारे पास x-12 का मॉड बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इस चीज को जब आप यूज करेंगे ना, तो x बाय 6 माइनस 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे, x बाय 6 जी जी इक्वल 2 आ जाएगा और x इक्वल 12 आ जाएगा। अब आपने 12 पे लिमिट्स को ब्रेक करना है, क्योंकि 12 जो है वो इसकी बिल्कुल 10 से 20 के दरमियान में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही 10 कहा, से बिल्कुल। 12 तक। वैसे मैंने सर वो सोचा ही नहीं था, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, बिल्कुल। अच्छा जी, चले, अच्छी बात है। बाकी सबको पता चल गया है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक करने की। ये जो 3.8 है ना टॉपिक, बिल्कुल जी ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटा सा क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ जाए, y dx प्लस x dy इक्वल 0, इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो सिंपल आपने, इसको सब सेपरेट करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, x dy इज इक्वल टू माइनस y dx, separating variable dy over y is equal to minus dx over x and integrating both sides, natural log of y is equal to minus natural log of x plus c, और यहाँ से y आप फाइंड कर लेंगे, e raised to power and e raised to power। तो ये y is equal to क्या आ जाएगा, e raised to power natural log x की पावर में -1 मल्टीप्लाई e raised to power c, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा x की पावर -1 और कोई c स्टेरिक न्यू कांस्टेंट बन जाएगा ना ये, क्योंकि e रेस्ट पावर c जी जी स्टिल, बिल्कुल तो ये आ जाएगा c स्टेरिक ओवर x, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा इसी सर, ये एक पॉइंट था। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ पूछे, रही है सर? आ रही है। तो सर जब हम किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो 7+c लेते हैं कांस्टेंट, ये सर क्यों लेते हैं, मतलब इसकी क्या लॉजिक है? ये ना मेरे जो टेस्ट सेशन के स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने भी डिस्कस किया था। वो ये है कि जब आप किसी भी फंक्शन का y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस जी 1 का जी जब आप डेरिवेटिव लेते हैं, या सिंपल x प्लस 1 का, या जी जी आप x प्लस 10 का, या आप x प्लस 20 का जी जी डेरिवेटिव लेते हैं, जब आप फाइंड करते हैं, जी तो जी ये आंसर तो 1 आ रहा है हर केस में। बिल्कुल लेकिन जब आप इसको दोबारा से इंटीग्रेट करते हैं, जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं जी 1 को, तो आप x प्लस सी लिख रहे होते हैं ना। असल में कहने का ये जी मकसद है कि जो c है ना, वो या 1 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या 20 हो सकता है, कोई ना कोई कांस्टेंट हो हाँ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, जो मैं अपने माइंड में बनाया हुआ है, मैंने ये बनाया हुआ है कि चूंकि हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर द कर्व, तो हम जो छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनाते हैं तो कुछ एरिया हम खुद से ऐड करते हैं उस रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के लिए। मे बी शायद इस वजह से हम वो +c लगाते हैं कि वो नहीं जो एरिया नहीं, हम मैं खुद आपको से एक लेते बात हैं बताता हूँ। आपका जो आंसर है ना, जी जी मेरे मुताबिक जी जी मेरे मुताबिक आपका आंसर ना, उसको देखने का जो नजरिया है ना, वो दो किस्म का होना चाहिए। जी एक जी होता जी है जी एनालिटिकल सॉल्यूशन, जी जी एक होता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। जी जी आप जो रेक्टेंगल्स वाली बात कर रहे हैं ना, जी वो जी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ, आप इंटीग्रेट करें x के dx को, तो x के जी जी dx की इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं x³/3, इसमें कोई शक नहीं है। जी इस जी सॉल्यूशन जी को हम कहते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन, जो कि 100% परफेक्ट होता है। जी जी
100% परफेक्ट सोल्यूशन है, एररलेस, इसमें कोई एरर नहीं है। जी तो इसमें रेक्टेंगल्स वाली ना होने बात के नहीं है। बराबर। लेकिन जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं ना, न्यूमेरिकली, तो न्यूमेरिकली जैसे ये कर्व है, ठीक है, तो इस कर्व में आपने रेक्टेंगल्स बनाई जी हैं, जी समझ रहे हैं ना। जी तो कुछ एरिया जी इस जी तरफ से सर ऊपर फॉलो है, कर रहा कुछ हूँ बिल्कुल। नीचे है। तो इस केस में हम कहते हैं कि एरर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जबकि यहाँ जी पे भी जी हम सी का जिक्र जी नहीं जी कर रहे होते। सी आने की वजह ही जो मैंने आपको बताई है ना, वो यही है कि कोई ना कोई कांस्टेंट बिल्कुल यहाँ सर पे बिल्कुल, प्लस या आपने माइनस, बहुत अगर अच्छी बात। कांस्टेंट नहीं होगा तो जीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 है। जी जी इसका दोबारा एंटी डेरिवेटिव हाँ करेंगे तो वो दोबारा x प्लस सी आ जाएगा, जबकि c असल में जीरो था इस केस में, बिल्कुल ओरिजिनल फंक्शन के केस में। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे थे। जी जी कोई इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला, अगर आया भी तो सिंपल छोटा सा कोई क्वेश्चन आ सकता है, कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिएगा, मैंने पढ़ाया भी हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब के लेक्चर में पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सर, तो आपने बड़ी मेहनत की है, आपने एक एक चीज बताई हुई है। हाँ जी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो ये उसके बाद चैप्टर 4 आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी क्या, पीपीएससी के लिए। सर जी क्या ये, हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं। सर जी क्या ये पॉसिबल है कि आप जिस तरह आज एफएससी खत्म करवा रहे हैं, 2 दिन लगा के बीएससी खत्म करवा दें, फिर एक आधा दिन लगा के अलजेब्रा, एक आधा दिन टोपोलॉजी, जल्दी जल्दी से सर वो हमारी बिल्कुल 100% तैयारी हो जाएगी। अगर सर चले पॉसिबल हो, अगर कोशिश आप थोड़ा करेंगे ना, सा टाइम निकालें। कोशिश करेंगे। ये चलें ठीक। स्टूडेंट्स की डिमांड पे डिपेंड करता है ना, जैसे स्टूडेंट्स की डिमांड होगी उस हिसाब से बंदा। बिल्कुल सर बिल्कुल, बिल्कुल सर। अभी एफएससी के बाद मेरा मूड है कि मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस शुरू करना हूँ। हाँ वो सर हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 4 हम शुरू कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। इसमें इतनी कोई ज्यादा चीजें नहीं है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी करना है, हमने प्लेन स्टडी करना है, ठीक है। प्लेन के 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें कोई पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं। उसके बाद हमने इसमें लाइन को स्टडी करना है, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन, किसी भी कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। या फिर आप दो पेयर ऑफ लाइंस हैं, क्या दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, क्या दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है चैप्टर नंबर 4 में। इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट करता हूँ।